हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित IAS। गर्भित IAS पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करेंगे भारत अमेरिका संबंधों की। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी से फ़ोन पे बात की। न्यूज़ में ये भी था कि नरेंद्र मोदी 5वें ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे कि ट्रंप ने बात की है। मतलब ये दिखाता है कि भारत के वरीयता क्रम को और कैसे भारत अमेरिका के जो संबंध हैं वो 1990 के दशक तक काफ़ी ख़राब थे और 1990 से बाद में सुधरने हुए हैं और उनमें कैसे आगे सुधार होता जा रहा है। तो आइए देखते हैं दोनों नेताओं के बीच में क्या क्या बात हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को सच्चा मित्र मानता है और दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने में अपना साझेदार मानता है। दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने की बात की। इसके अलावा दोनों देशों ने दक्षिण और मध्य एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा की। बाकी इसमें कुछ काम नहीं आएगा। दूसरी न्यूज़ गणतंत्र दिवस से संबंधित थी। इस न्यूज़ में भी ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि इस बार जो हमारे गणतंत्र दिवस उसके मुख्य अतिथि संयुक्त अरब अमीरात के युवराज हैं। यह उनका नाम लिखा है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और ये कि संयुक्त अरब अमीरात के जो सैनिक हैं वो भी हमारी परेड में शामिल होंगे। ऐसा दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले पिछले साल हुआ था जब फ्रांस की जो सैनिक थे उन्होंने परेड में हिस्सा लिया था। बाकी कुछ ये लाइन एक काम आ सकती है कि अब तक ऐसा माना जाता था कि जो संयुक्त अरब अमीरात है वो पाकिस्तान का काफ़ी निकटतम सहयोगी में उसको गिना जाता था। तो अब संयुक्त अरब अमीरात और भारत के जो संबंध हैं वो पहले से बेहतर होते जा रहे हैं, तो उससे पाकिस्तान को परेशानी है। और निर्वाचन आयोग से संबंधित थी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये संवैधानिक पद हैं और पूरी तरह से गैर राजनीतिक पद हैं, इसलिए उन्हें किसी भी चुनाव प्रचार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दरअसल ये निर्वाचन आयोग ने क्यों बोला है, तो पंजाब में किसी पोस्टर में कांग्रेस के किसी पोस्टर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिखा दिया गया था, तो उस पर बाकी दलों ने आपत्ति दर्ज की। तो उसके बाद में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को इस तरह से किसी भी कैलेंडर में नहीं दिखाया जाना चाहिए। बाकी एक ये न्यूज़ आपको प्रीलिम्स में काम आ सकती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। तो चूँकि निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को ही आया था तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2011 से। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रख लेना। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो करना क्या चाह रहा है। तो इसको थोड़ा लास्ट से देखते हैं। ये पैराग्राफ पहले आना चाहिए था। ये कि जब मतदान का उच्च प्रतिशत होता है तो उसको जीवंत लोकतंत्र माना जाता है, और अगर प्रतिशत निम्न होता है तो राजनीतिक उदासीनता माना जाता है और इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं। जैसे कि जो विघटनकारी तत्व हैं जैसे नक्सलवाद या कुछ, वो लोगों को मतलब अगर लोग लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरी विचारधारा को मानने लगें, तो इससे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनावों में भागीदारी बढ़े। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने क्या क्या अभी तक किया है और क्या वो हुए हैं तो उनको देख लेते हैं। तो एक तो भारत की संसद ने ये संविधान संशोधन किया है 61। तो ये आप ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए। होता क्या था 1988 तक, जो अभी आप देख रहे हो कि मतदान की आयु 18 वर्ष है, तो 1988 तक ये 21 वर्ष थी। तो 61वें संशोधन के द्वारा इसे को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो एक तो ये आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रख लेना। बाकी सब तो आप जानते हैं कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं, सिर्फ स्वैच्छिक है, जिसके कारण चुनाव आयोग सिर्फ लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर सकता है और जागरूक करने के लिए ही वो इस तरह के दिवस मनाता है। देखिए हुआ क्या, जब शुरू में ये मान लिया गया कि मतदाताओं के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो खुद घर घर जाके सब लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए, तो वो सब लोगों से कहेंगे अपना वोट बनवाइए, अपना वोट बनवाइए। तो निर्वाचन आयोग को इसमें खास भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जैसे जैसे देश में साक्षरता दर बढ़ेगी तो लोग खुद ही जाके अपना वोट बनवाने लगेंगे, तो ये कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जो मतदाता हैं वो अपना पंजीकरण नहीं करा रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि जो 18 वर्ष से अधिक की आयु को क्रॉस कर रहे हैं, अगर वो 100 लोग हैं तो उनमें से केवल 20-25 ही अपना रजिस्ट्रेशन जो है या जो पंजीकरण है वो मतदाता के रूप में करा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं। तो 2009 से निर्वाचन आयोग सक्रिय हुआ पार्टिसिपेट करने के लिए कि कैसे मतदाताओं को बढ़ाया जाए। तो 2009 के बाद से क्या निर्वाचन आयोग ने किया है उसको देख लेते हैं, ये मेन में भी काम आ सकता है। तो एक फैक्ट दिया हुआ था वो शिक्षा के अगेंस्ट में, कि ऐसा जो लोग कह रहे थे कि शिक्षा से साक्षरता दर बढ़ जाएगी, तो उन्होंने बताया कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तो साक्षरता दर लगभग 17% थी और जो चुनाव का मतदान था वो 51% था। मतलब जितने लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे उनमें से 51% लोगों ने वोट किया था। और 2009 में क्या हुआ कि जितने लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे उनमें से 60% ने किया, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 74% हो गई है। तो साक्षरता दर तो 17 से बढ़कर 74 हो गई, जबकि मतदान का प्रतिशत 51 से बढ़ के केवल 60 हो पाया। हालांकि जो अभी 2014 के आम चुनाव हुए हैं उसमें ये लगभग 66% हो गया, लेकिन हम बता रहे हैं 2009 में क्या कंडीशन थी। तो 2009 के बाद में चुनाव आयोग ने क्या स्टेप लिए, एक प्रोग्राम चलाया स्वीप। तो इस स्वीप प्रोग्राम को आप ध्यान रख लेना, प्रीलिम्स में शायद पूछ लिया जाए कि स्वीप क्या है। तो यह है सिस्टेमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोग्राम के माध्यम से निर्वाचन आयोग उनको जागरूक करता है मतदाताओं को। और 2011 से फिर क्या मनाना शुरू कर दिया, मतदाता दिवस। आपने देखा होगा कि 25 तारीख में जगह जगह स्कूलों में रैलियां निकाली गई, वो सब। अब स्कूलों में तो आप ये भी देखते हैं कि जो 18 से कम एज के लोग हैं वो भी होते हैं, तो उन सबको शामिल करने का उद्देश्य यह है कि निर्वाचन आयोग सभी को मतदाता की दृष्टि से देखता है कि जो आज बच्चे हैं वो भी कल जाके मतदाता बनेंगे, तो उनको अभी से जागरूक किया जाए। तो ये हमने इसमें लिख दिया है, बाकी का आप पढ़ लेना। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है ये एक स्वीप। और लोगों के कम पार्टिसिपेशन के क्या हानि हो सकती हैं वो भी यहाँ पे लिख दी गई हैं, बाकी आप पढ़ लेना। एक छोटी सी न्यूज़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित थी। हमने बताया आपको कि जल्लीकट्टू के लिए अध्यादेश लाई तमिलनाडु की सरकार, लेकिन जो वहाँ की जनता है वो खुश नहीं है। वो चाहती हैं कि इसका मतलब स्थायी समाधान किया जाए और एक अध्यादेश की जगह बिल लाया जाए और उसको पास कराया जाए। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे जल्लीकट्टू शुरू हो गया है और ऐसा न्यूज़ में आया कि कुछ लोग 2-3 लोगों की उसमें जान भी जा चुकी है। तो फ़िलहाल जो ये लोग हैं स्थायी समाधान के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे पुलिस का कुछ एक्शन है और उस एक्शन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परेशानी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कहना है कि जो वहाँ पे भीड़ थी, जल्लीकट्टू के समर्थक थे, उन्हें बिना चेतावनी के उन पर बल प्रयोग किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। तो ये तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मेंस में, पीटी में इस पे क्वेश्चन बनता रहता है यूपीएससी में। तो आपकी पॉलिटी की जो भी बुक आपके पास हो उसमें डिटेल में दिया होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। एक छोटी सी न्यूज़ ये थी कि जो मुख्य डाकघर पोस्ट ऑफिस हैं अब वो पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। मतलब वहाँ पे एक विंडो ऐसी भी बनाई जाएगी जहाँ पे पासपोर्ट बनेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मतलब डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, तो सब ये चिट्ठी, डाक, ये सब कम होता जा रहा है, तो कैसे डाकघर की भूमिका को बदला जा रहा है। बाकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला है कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया था कि राज्य सरकार ने ओबीसी को एससी में शामिल करना था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। हमारे काम का क्या है, ये न्यूज़ बिल्कुल काम की नहीं है, बस आप ये प्रक्रिया देख लेना कि किस तरह से किसी जाति को अनुसूचित जाति या ओबीसी का दर्जा दिया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र की बात देख लेना कि अनुसूचित क्षेत्र अगर किसी को घोषित करना हो तो कौन करता है, किसी को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित करना हो तब कौन करता है। प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आप अपना राष्ट्रपति और राज्यपाल वाला चैप्टर पढ़ लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा, ये सब दिया हुआ। एक छोटी सी न्यूज़ पिनाका से संबंधित थी। पिनाका क्या है हम आपको बता चुके हैं कि साइंस टेक में मोस्टली, अगर आप माने साइंस टेक में 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 4 क्वेश्चन केवल और केवल टर्मिनोलॉजी बेस्ड होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिनाका क्या है। साइंस एंड टेक में मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो आप ध्यान रखना कि पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है
और ये गाइडेड है। गाइडेड का मतलब दो तरह के ये होते हैं, टारगेटेड और गाइडेड। टारगेटेड वो होते हैं जो सीधे जाते हैं, अपने लक्ष्य है, उनका लक्ष्य निर्धारित होता है, उसको जाकर भेजते हैं। और गाइडेड वो हैं जिनको एक बार छोड़ने के बाद में भी जिनकी दिशा में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये पिनाका हमारे काम आ सकता है। फ़िलहाल न्यूज़ में केवल 2 चीज़ें थी, तो हम 2 बता रहे हैं कि ये गाइडेड है और मल्टीवैरल रॉकेट सिस्टम है। एक न्यूज़ नोटबंदी के लिए थी। चाइना का न्यूज़पेपर है, उसका कहना है कि मोदी सरकार के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पीछे चली गई है। और ऐसा ही कुछ लगभग एक भारतीय पत्रकार हैं बरखा दत्त, उन्होंने कुछ कहा था। और न्यूज़पेपर में था, चाइना के न्यूज़पेपर में, कि ये घोषणा कुछ इस तरह से थी जैसे बेघर लोगों को 1 महीने के समय में मंगल पर घर देने जैसे वादे। मतलब कि 1 महीने में आप अपने देश में भी घर नहीं दे पाओगे और आप कह रहे हो कि मंगल में घर देना है। मतलब कि काफ़ी इसका मजाक बनाया गया। हमारे लिए जो वहाँ काम की बात है, ये सब तो हमारे काम का नहीं है। क्योंकि बहुत से देशों ने मोदी के इस कदम की तारीफ़ की है, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने। तो चाइना हमारा प्रतिद्वंदी है, तो उसके लिए इस तरह की बातें कहना सही है। तो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है जो अखबार में था कि बिना आधारभूत संरचना तैयार किए भारत कैसे रातों रात कैश आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल सकता है। कभी आपको डिजिटल अर्थव्यवस्था को अगर कभी आलोचना करनी है तो आप लिख सकते हैं कि जब हमारे पास आधारभूत संरचना ही नहीं है। बाकी हम इस पर बहुत डिटेल में 5-10 दिन तो हमने लगातार इस पर चर्चा की थी कैशलेस इकोनॉमी पे, तो वहाँ आपने देखा ही होगा। इसराइल से संबंधित न्यूज़ थी। हमने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पास करने के बाद भी इसराइल ने नई बस्तियां बसाना बंद नहीं किया और उसने घोषणा की है। तो इस घोषणा पे यूरोपीय संघ ने उसको चेतावनी दी है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि इन घोषणाओं से 2 राष्ट्रों के व्यवहार्य समाधान की संभावनाएं आगे धूमिल हो जाएंगी। जो हम कहते हैं कि वहाँ पे इसराइल और फ़िलिस्तीन 2 राष्ट्र हों और आपस में मिलजुल के रहें, तो ऐसा आगे नहीं हो पाएगा। एक जो चीज़ काम किया है वो यह है कि यह खेदजनक है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की लगातार गंभीर चिंता और आपत्तियों के बावजूद इसराइल इस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बोला गया यूरोपीय संघ की तरफ से। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका क्या महत्व है, वो कितनी प्रासंगिक हैं। जो छोटे और कमज़ोर देश हैं जिनको किसी बड़े देश का समर्थन नहीं है, उनको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। और जो बड़े देश हैं या जो ऐसे देश हैं जिनको किसी बड़े देश का समर्थन प्राप्त है, वो नहीं मानते। तो हो सकता है मेंस में कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कितना प्रासंगिक हैं, या हमको जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी भूमिका का कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो। तो कभी अगर आपको नेगेटिव में लिखना हो तो आप इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस प्रकार से इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करने के बाद में भी इस तरह की घोषणाएं जारी रखी। एक न्यूज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से संबंधित थी, हो सकता है प्रीलिम्स में काम आ जाए। भ्रष्टाचार पर ये अपना इंडेक्स जारी करता है, तो इसने बताया कि जो भारत को उसमें 79वां स्थान मिला है 2016 में, और 2015 में 76वां था। इसका मतलब भारत में 2015 की तुलना में भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो रैंक वगैरह तो शायद यूपीएससी ना पूछे, और यूपीएससी जब भी इस तरह से कुछ पूछता है, कुछ ऐसे इंडेक्स से क्वेश्चन, तो मल्टी स्टेटमेंट वाले होते हैं कि रैंक कितनी है, ब्रिक्स देशों में इतनी है, पड़ोस के देश से कुछ पूछ लेंगे, या जो इंडेक्स बनाया जाता है उसका जो मेथड है उससे कुछ पूछ लेंगे। तो इसको समझते हैं कि ये बनता कैसे है। देशों को उनके यहाँ जो पब्लिक सेक्टर में, ये आप ध्यान रखेंगे, पब्लिक सेक्टर के लिए होता है, यानी कि सरकारों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। तो उनको उनके प्रदर्शन के आधार पे अंक दिए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है जहाँ पर जिस सरकार में, वहाँ 0 अंक दिया जाता है, और जहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होता वहाँ 100 अंक दिया जाता है। रैंकिंग इसमें उल्टी होती है, जिसको 100 अंक मिलेंगे यानी कि जहाँ बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है, या रैंक में जिसको 99 अंक मिलेंगे, 90 अंक मिलेंगे, जहाँ बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है उसको 1 रैंक दे दी जाएगी। और जो इधर बिल्कुल लास्ट में होगा, चाहे उसको 0 अंक मिलें या 10 अंक मिलें या 5 मिलें, उसको रैंक दे दिया जाएगा लास्ट वाला, यानी कि 176। इसका मतलब जो जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है उसकी रैंक इसमें उतनी ज़्यादा होती है। तो आप देख रहे हैं भारत की रैंक तो बढ़ी है, जो ये दर्शा रही है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। लेकिन अंक में आप ये देखना कि ये एक तरह से कंट्राडिक्टरी है। तो आप इसको याद रख लेना कि भारत के अंक बढ़ने के बावजूद भारत की रैंक में जो आई है वो गिरावट आई है। ये 2 यहाँ पे गलती से लिख गया, नोट्स में इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 176। बाकी पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड। और बताया था कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें भूटान को छोड़कर
बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में कम भ्रष्टाचार है। मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें अधिक भ्रष्टाचार है, बस भूटान को छोड़कर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। 26 जनवरी की आपकी छुट्टी रहेगी। अब हम मिलेंगे 27 जनवरी के करंट अफेयर्स में। जो 26 जनवरी की कुछ न्यूज़ होंगी हमारे काम की होंगी, उनको 27 जनवरी वाले लेक्चर में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो गर्भिताई से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।